गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करते हैं अपन बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू करते हैं। परसों की क्लास में मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि बिजनेस लॉ क्या होता है, लॉ क्या होता है। उसमें बहुत सारे लॉ अपन ने पढ़े थे। बहुत सारे लॉ का मतलब एक पॉइंट लिखा था, याद करो आप, स्कोप ऑफ लॉ, स्कोप ऑफ बिजनेस लॉ। उसके अंदर पहला ही पहला था, इसके अंदर सबसे फर्स्ट वाला था कॉन्ट्रैक्ट लॉ। सबसे पहले वाला था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो उसकी स्टडी आज अपन करने जा रहे हैं। तो उसका पूरा नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसकी स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं अपन भैया ये क्या है। देखिए हुआ क्या एक्चुअल में कि बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो कम से कम दो व्यक्ति की जरूरत होती है। देयर आर मिनिमम 2 persons रिक्वायरमेंट टू एनी कॉन्ट्रैक्ट। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो एक माल बेचने वाला चाहिए, एक माल खरीदने वाला चाहिए। मतलब अगर अपन बिजनेस के डेफिनेशन के हिसाब से चले तो दो व्यक्ति अपन को कम से कम चाहिए। अगर दो व्यक्ति आपस में कोई समझौता करते हैं, अब समझौते को मैं इंग्लिश में बोलने जा रहा हूँ, एग्रीमेंट करते हैं, दोनों मिलकर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट हो जाए। अब होने के बाद में दूसरी पार्टी मना भी कर सकती है कि भैया मैंने तो ये एग्रीमेंट नहीं किया था। पहला भी मना कर सकता है, आधा पैसा दे दिया, आधा नहीं दिया, आधा माल भिजवा दिया, खराब माल भिजवा दिया, डैमेज प्रोडक्ट भिजवा दिया। तो बहुत सारी दिक्कत उन एग्रीमेंट के बीच में, उस समझौते के बीच में हो सकती है। तो ये जितने भी डिफिकल्टीज दीज आर अराइजेज इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द 2 person मोर पर्संस। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए, टू रिमूव द डिफिकल्टीज, देयर शुड रिक्वायरमेंट इन इंडिया ए एक्ट दैट इज कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मतलब ये जो डिफिकल्टीज आ सकती है या आ रही थी, मतलब बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, फिर केस कर रहे थे एक दूसरे पे, कोर्ट के अंदर जा रहे थे, कोर्ट को क्लेम कर रहे थे। तो ये सारी डिफिकल्टीज थी, उसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट बना दिया, एक एक्ट अराइज किया, एस्टेब्लिशमेंट किया, जिसका नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जो 1872 ये जो साथ में लगा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है, इसका मतलब होता है कि 1872 में ये लागू हो गया था, बनाया गया था। तो अब अपन बात करते हैं कि ये एग्रीमेंट है क्या, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट है क्या। तो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के लिए अपन को देखो डेफिनेशन देखता हूं, मीनिंग लगा रखा है कि एवरी एग्रीमेंट, सुनना, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रोमिस इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। एवरी एग्रीमेंट। तो पहले अपन बात करते हैं, मैंने नीचे लिख रखा है एग्रीमेंट क्या है, ये रहा सेक्शन आपका सी, सेक्शन 2C डिफाइंड एज एवरी प्रोमिस, मतलब वो प्रत्येक वादा, वो प्रत्येक किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया प्रोमिस, एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, मतलब वादे, प्रोमिसेज, मतलब सेट ऑफ प्रोमिसेज का मतलब बहुत सारे आपके साथ मैंने ट्रांजैक्शन किए, बहुत सारे मैंने समझौते किए, उन सबका सेट, या कह सकते हैं या एक कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रोमिस। तो एवरी प्रोमिस और ए सेट ऑफ प्रोमिसेज फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो देखिए इसके अंदर ये जो चैप्टर है उसके अंदर प्रत्येक वर्ड को अलग अलग डेफिनेशन होगी भैया। एक डेफिनेशन 10 वर्ड से बनेगी और 10 वर्ड्स के 10 अलग अलग मीनिंग निकलेंगे। तो उनको समझने मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग और समझ लिए लॉजिकल चैप्टर है। कंसिडरेशन क्या है, वर्ड आया कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है, हिंदी में बता देता हूं, प्रतिफल, प्रतिफल। कंसिडरेशन का मतलब ये मान लो कि नाउ आई एम टीचिंग यू और यू आर पेइंग फीस। आप हमें फीस दे रहे हो, हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप हमें फीस दे रहे हो, हम आपको पढ़ा रहे हैं। समझने की कोशिश करना, मैं वापस बैक चलूंगा, मैं बहुत आगे आ गया हूं पहले कि आपने मेरे को दिया पैसा और मैंने आपको पढ़ाया। तो मेरे लिए जो पैसा है वो मेरे लिए कंसिडरेशन है, और आपके लिए वो पढ़ाई है, जो मैं टीच करा रहा हूं, जो स्टडी करवा रहा हूं आपको, वो क्या है, कंसिडरेशन है। आप बाजार में गए, 5 रुपए लेके गए, 5 रुपए का आप 20 बिस्किट लेके आते हो, तो आपके लिए तो बिस्किट है वो प्रतिफल है, क्योंकि 5 के बदले में मिला प्रतिफल, मतलब 5 का दिया रुपया और आपको 5 रुपए के बदले में मिला आपको 5 रुपए का बिस्किट।
और दुकानदार के लिए क्या है, उसने 5 रुपए के बिस्किट आपको माल गुड्स दिया, उसको मिला पैसा, तो ये प्रतिफल है। इसका मतलब जो भी प्रॉमिस है या सेट ऑफ प्रॉमिस है जिसमें क्या होना चाहिए, कोई ना कोई प्रतिफल होना चाहिए, वो सारे के सारे ईच अदर, मतलब कम से कम 2 व्यक्ति हो गए ईच अदर। तो जब 2 व्यक्तियों के द्वारा कोई कंसिडरेशन युक्त, मतलब जिसके अंदर कंसिडरेशन इंक्लूड है, ऐसा कोई प्रॉमिस क्या कहलाएगा, एग्रीमेंट कहलाएगा। फिर अपन बात कर लेते हैं, मैं बता देता हूं आपको एक बार छोटा सा, यहाँ पे देखो एग्रीमेंट मैंने लिख दिया था, ये एग्रीमेंट किसे कहते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर, समझौता क्या है भैया, 2 व्यक्तियों के बीच में समझौता क्या होता है, आप ऑफर करते हो कि सर मुझे एक बुक चाहिए, तो आपने उनको ऑफर या प्रपोजल रखा कि सर 10 रुपए की एक बुक दो, नोटबुक दो, वो उसने आपको दिया, तो एक व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है, दूसरे व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, तो 2 व्यक्ति हो गए माल खरीदने के लिए। किसी व्यक्ति के द्वारा ऑफर करना, दूसरे व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्टेंस करना, क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। इसका मतलब 1 पर्सन विल ऑफर टू अनदर और अनदर विल एक्सेप्टेंस, तो ये क्या कहलाएगा आपका एग्रीमेंट। अब यहां से अपन चलते हैं, भाई एग्रीमेंट बना, इसका मतलब प्रॉमिस हुआ, सेट ऑफ प्रॉमिस हुआ, और उसमें क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, एवरी एग्रीमेंट, इसका मतलब एग्रीमेंट मतलब कोई भी ऑफर या एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस, वादा, इनफोर्सेबल बाय लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट। इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब ये हो गया कि वो जो जितने भी एग्रीमेंट है, वो जितने भी एग्रीमेंट आपने किए वो किसी लॉ के अधीन होनी चाहिए। इसका मतलब आपको एग्जांपल देता हूं, अगर यहाँ पे कोई समझौता इलीगल हुआ है, इनवैलिड हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। कहने का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्नमेंट ने क्यों इंप्लीमेंट किया, व्हाई देयर वाज इंप्लीमेंटेड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज देयर वर मोर देन ट्रांजैक्शन इनवैलिड। मतलब बहुत सारी पार्टियां करती नहीं थी, एग्रीमेंट कर लेती थी, उसको पूरा नहीं करती थी, इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस पूरी नहीं रहती थी। अभी अपन जो वर्ड मैंने बोला परफॉर्मेंस, ये आपकी किताब में पॉइंट मिलेगा आपको। तो ये परफॉर्मेंस आपने, जैसे सपोज करो आपने किसी को बोला कि सर मैं आपके घर पे कलर कर दूंगा, और उसने बेचारे ने पूरे 2 महीने के लिए पूरे लगा के अपनी मेहनत करके पूरी आपने कलर किया, आपने उसकी लेबर मजदूरी जो थी उन्होंने नहीं दिया आपने, तो ये तो गलत बात हुई। इसका मतलब 1 पर्सन परफॉर्म हिज ड्यूटी बट अनदर पर्सन नॉट कंप्लीट योर ड्यूटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी प्रॉमिस और एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन आपने इनफोर्सेबल बाय लॉ, वो लॉ में नहीं आया ना। इसका मतलब वहां तो कानून तो होना चाहिए ना, इलीगल नहीं हो सकता। कोई एग्रीमेंट आपने इलीगल कर दिया कि किसी को मर्डर करना है, चरस बेचना है, दारू बेचनी है, इलीगल बेचनी है, बिना लाइसेंस के बेचनी है। इसका मतलब जितने भी एग्रीमेंट है, जितने भी प्रॉमिस है, वो बेटा सबके सब इनफोर्सेबल बाय लॉ, इसका मतलब लॉ के अधीन होने चाहिए। अगर लॉ के अधीन नहीं है वो, इसका मतलब लॉ वर्ड आ गया तो मान लो लीगल होने चाहिए, इलीगल नहीं होने चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, इनवैलिड नहीं होनी चाहिए। जिसका कुछ आधार हो, जो कानून के द्वारा कंट्रोल किया जा सके, वो लीगली होता है। तो इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए क्या चाहिए बेटा, सबसे पहले चाहिए एग्रीमेंट। क्या चाहिए, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए ऑफर डालना और सामने वाले व्यक्ति को उसी कार्य को करने के लिए उसकी एक्सेप्टेंस देना। 1 पर्सन गिव ऑफर, सेकंड पर्सन एक्सेप्ट द ऑफर। इसका मतलब एक व्यक्ति ऑफर कर देता है, दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करता है, दैट इज एग्रीमेंट। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट को, हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो किसी कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए क्या चाहिए, पहली चीज तो ये होनी चाहिए, क्या, ऑफर और एक्सेप्टेंस। इसका मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया पॉइंट नंबर ए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए फॉर्मूला है एन एग्रीमेंट ऑफ प्लस इनफोर्सेबल बाय लॉ। इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब वो सारे एग्रीमेंट तो बेटा इलीगल भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कह दिया कि ये 20,000 रुपए लो, तो किसी भी XYZ का मर्डर करना है, उसकी मृत्यु करनी है, तो वो बेटा एग्रीमेंट नहीं हुआ। हाँ चलो एग्रीमेंट मान लिया हुआ, एक जने ने ऑफर डाला, एक ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्या लॉ इसकी अनुमति देता है क्या? आपको 50,000 रुपए देके आप कहते हो कि किसी व्यक्ति की या किसी लड़की की आपको सगाई को तोड़ना है, ब्रेक करवाना है,
किसी प्लॉट पे कब्जा करवाना है, तो ये क्या बेटा, एग्रीमेंट तो आपने कर लिया, आपने आपस में चलो ठीक है खुश हो गए, आपकी वो अपन को लाख रुपए दे रहा है, अपन उसका काम करेंगे, लेकिन क्या दीज टाइप्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, दीज टाइप्स ऑफ द एग्रीमेंट में भी एप्लीकेबल या में भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, क्या लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल किया जा सकते हैं? नो। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए वो सारे ट्रांजैक्शन की जरूरत है जहां पे क्या होना चाहिए बेटा, एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए और वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो हमारे ये तो मीनिंग था, ये मीनिंग था। अब जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मतलब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना हुआ है उसके अंदर डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, सेक्शन 2H, सेक्शन 2H, सेक्शन 2H याद रखना बेटा। एक छोटी बात बताता हूँ आपको कि ज्यादातर एक्ट है, मैं इस एक्ट की बात नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ज्यादातर एक्ट का मतलब मैंने सारे बोल दिए, सिविल, जीएसटी एक्ट हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, पार्टनरशिप हो गया। सेक्शन 2 है ना, ये ज्यादातर बोल रहा हूँ, सारे 100% गारंटी नहीं दे रहा, सब मैंने नहीं पढ़े हैं, लेकिन ज्यादातर के अंदर जो डेफिनेशंस है, इसका मतलब डेफिनेशन समझ कि सभी चीजों जो इस कॉन्ट्रैक्ट जो किसी भी एक्ट में पढ़ने वाले हैं उनकी जो टर्मिनोलॉजी है, जिसके मीनिंग्स है, वो सेक्शन 2 में मिलेंगे आपको। कहाँ मिलेंगे? सेक्शन 2 में मिलेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन 2 सबसेक्शन H या पैरा नंबर H डिफाइन एज ए कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कितनी छोटी सी मीनिंग बनाया है, एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इनफोर्स कर दिया जाए वो ही कॉन्ट्रैक्ट है। अब बात करते हैं अपन आगे कि हमने पहले पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट, अपने पढ़ा तो उसके अंदर बढ़ाया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसे बनता है अभी बता दिया मैंने आपको, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एक व्यक्ति के द्वारा ऑफर किया जाता है, दूसरे व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्टेंस किया जाता है, तो बन जाता है एग्रीमेंट। अब अपन पढ़ते हैं सेक्शन 2C डिफाइन एवरी प्रॉमिस, प्रत्येक वो वादा, एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। ये वर्ड जो आया है ना, इसको इनके साथ जुड़ा हुआ होता है, ऑटोमेटिक ये होना चाहिए। इसका मतलब मैंने ये यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर इन कंसीडरेशन है, इसका एग्रीमेंट भी वही माना जाता है जिसके अंदर कंसीडरेशन हो। इसका कंसीडरेशन मैंने बता दिया कि कोई व्यक्ति कुछ करता है तो उसके बदले में कुछ होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि आपने कहा कि अगर मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, किसी कार्य को करने और न करने के लिए, दोनों के लिए हो सकता है एग्रीमेंट। न करने के लिए कैसे होता बताता हूं आपको, कि आप कोर्ट में जाकर मेरी गवाही मत लेना, मतलब आप किसी व्यक्ति को किसी कार्य को मना करने के लिए पैसे देते हो कि सर आप मेरे सामने कपड़े की दुकान मत खोलना, मेरे पहले से कपड़े की दुकान है, आपको मैं 50 लाख रुपए दूंगा, मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? किसी कार्य को करने और न करने, तो वहां पे ये जो चीज नहीं करना है क्या है, कंसीडरेशन है, उसके बदले में पैसा मिल रहा है ना, तो किसी कार्य को करने और न करने दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे बात करते हैं प्रोमिस क्या है। प्रोमिस डिफाइंड एज when the person to whom, उसके लिए the proposal is made, उसके लिए प्रपोजल बना है, signifies his assent, उसकी सहमति के लिए, और dear to the proposal is said to be accepted, और उस व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। इसका मतलब एक व्यक्ति when the person to whom, जिसके लिए the proposal, मेरे लिए कोई प्रपोजल आया है, आपके लिए कोई प्रपोजल है कि सर आप अपनी लाल वाली कार हमें बेच दो, देयर आर टू कार्स विद एप्लीकेशन। किसी व्यक्ति के पास दो कार थी, व्हाइट और रेड, तो किसी व्यक्ति ने प्रपोजल डाला कि सर आप रेड वाली कार मेरे को बेच दो 10 लाख रुपए में, और उस व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्टेंस कर ली जाती है, तो वो एक्सेप्टेंस ही क्या बन जाता है, प्रोमिस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोमिस बन जाता है। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है एग्रीमेंट, इसके अंदर ऑफर, इसको कह सकते हैं अपन दूसरे वे में प्रोपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, कि उन्होंने एक व्यक्ति के द्वारा प्रपोज किया जाता है। प्रपोज करने का मतलब यहाँ पे कि कहा जाता है, ऑफर डाला जाता है कि सर ये मैं करना चाहता हूँ आपके साथ, मैं आपकी ये गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, सर 10 रुपए का बिस्किट दे, मैं सर आपका एक प्लॉट खरीद दूँ, आपका
2 घोड़े हैं आपके पास, डियर आर तो 2 आवर्स रेड और ब्लैक, तो मैं ब्लैक वाला घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। अगले व्यक्ति के द्वारा ये एक्सेप्टेंस देते जाते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, जब वो इन्फॉर्मेशन बाय लॉ होता है। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपकी समझ में आई होगी। बड़ा ही मतलब अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा कर देता हूं। समझने की कोशिश करना। एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है। इस व्यक्ति के द्वारा ऑफर दिया गया कि ये बाई करना चाहते हैं एक कार, इसके पास 5 कार है, तो इस व्यक्ति के द्वारा इसको यस कहा गया। तो ये जो इस व्यक्ति ने ऑफर दिया है खरीदने का, बाई करने का, तो उसके द्वारा एक्सेप्टेंस होनी चाहिए सेल्स करने की। तो ये अगर ये ऑफर देता है और ये एक्सेप्टेंस कर देता है, ये दोनों जुड़कर क्या बन जाता है, इसको बोलेंगे ऑफर, इसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस। तो ये दोनों बन जाते हैं एग्रीमेंट। क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। और ये जब एग्रीमेंट किसी भी लॉ के अधीन हो, इसका मतलब इनवैलिड नहीं हो, अगर लॉ के अधीन आते हो, यहां पे मैं लिख देता हूं इनफोर्सेबल दिखाया हुआ है सब कुछ इनफोर्सेबल। तो अगर लॉ के द्वारा इनफोर्सेबल एग्रीमेंट सही है तो ये क्या कहलाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इसका मतलब एग्रीमेंट यहां है और कॉन्ट्रैक्ट यहां है। समझौता तो यही हो गया, लेकिन एक समझौता कॉन्ट्रैक्ट बनने के बीच में क्या आ गया, इनफोर्सेबल बाय लॉ आ गया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। और बात रही है कंसिडरेशन, ये पैसा देगा, इसके लिए कंसिडरेशन है, ये इसको कार देगा, ये इसके लिए कंसिडरेशन। इसका मतलब एक दूसरे के लिए क्या होना चाहिए, प्रतिफल कंसिडरेशन होना जरूरी है। थैंक यू सो मच। समझने की कोशिश करना, बड़ा इजी था, एग्जाम्पल समझा दिए। आप कॉल करके पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी आप कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।